हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बट्टा यानी कि डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बट्टा क्या है? बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, बट्टा क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखिए बट्टा क्या है। बट्टा यानी कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम डिस्काउंट। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, बट्टा क्या होता है कि बट्टा जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे उस वस्तु का बट्टा कहते हैं। बट्टा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बट्टा दिया जाता है वो हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो ये बात और याद रखेंगे कि बट्टा सदैव वस्तु के अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये है और वह 160 रुपये में बेची जाती है। तो कितने 160 रुपये में बेची जाती है, तो उस वस्तु पर दिया गया बट्टा कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 200 में 200 रुपये अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य कितना हो गया? 200 रुपये हो गया और 160 रुपये में बेची जा रही है, तो कितना बट्टा दे दिया? 200 माइनस 160 बराबर 40 रुपये, यानी कि 40 रुपये का बट्टा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग जो है बट्टे के बारे में समझ गए होंगे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है वो जो है उसे उस वस्तु का बट्टा कहते हैं। और बट्टा जो है वो हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, अब बट्टे की दर के बारे में जान लेते हैं कि बट्टे की दर क्या होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप में से कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य के बारे में तो बताया नहीं। तो देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मैंने आप लोगों को इससे पहले जो है लाभ हानि करवाया था। क्या करवाया था? लाभ हानि का चैप्टर करवाया था। ठीक, तो देखिए, जैसे अगर कोई वस्तु है, पहली बात तो जो है कि जो अंकित मूल्य होता है इसको हम छपा हुआ मूल्य कहते हैं। MRP जो होती है, जो वस्तुओं पर छपी हुई होती है, MRP होती है। खुदरा मूल्य इसको भी बोलते हैं, MRP भी बोलते हैं। और छपा हुआ मूल्य, सूची मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य के कई नाम हैं। अंकित मूल्य के कितने नाम हैं? अंकित मूल्य को हम छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं। छपा हुआ मूल्य ये भी अंकित मूल्य है। इसके कई नाम हैं। खुदरा मूल्य ये भी अंकित मूल्य का नाम ही है। और सूची मूल्य
सूची मूल्य, ये भी अंकित मूल्य का नाम है। जो MRP लिखा होता है, MRP लिखा होता है, वस्तुओं पर MRP छपा होता है वस्तुओं के पैकेट पे, तो ये वो भी एक प्रकार से वो भी जो है अंकित मूल्य ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसे मैं किस तरीके से समझाऊंगा। देखिए जैसे अब मैंने कोई 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, मैंने कोई 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी। कितने की खरीदी? ये 20 रुपए की, बल्कि वस्तु कह लो या एक डिब्बा कह लो, बिस्कुट का डिब्बा कह लो। बिस्कुट का डिब्बा जो है मैंने 20 रुपए का खरीदा। ठीक है, इस डिब्बे पर मैं लाया और इस पर मैंने जो है 40 रुपए का, यानी कि इस डिब्बे पर जो है 20 रुपए का डिब्बा मैं खरीद के लाया और इस पर 40 रुपए का मैंने स्टिकर लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टिकर लगा दिया, MRP डाल दिया। कितना? 40 रुपए का। ठीक है, अब जब मैंने इसको 40 रुपए का स्टिकर लगा दिया, अब इसको मैंने बेचा कितने में? इसको मैंने बेच दिया जो है 30 रुपए में बेच दिया। 40 रुपए का तो बिका नहीं, तो मैंने सोचा चलो 30 रुपए का बेच दो। मैंने इसको 30 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? इस डिब्बे को मैंने 30 रुपए में बेच दिया। ठीक, इस बिस्कुट के डिब्बे को मैंने 30 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो मुझे कितना लाभ हुआ? लाभ कितना हुआ? 20 रुपए को मैं खरीद के लाया था और 30 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? यानी कि 10 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 10 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, लेकिन मैंने कम कितना, MRP पर कम कितना किया? यानी कि 10 रुपए माइनस किया। कितने रुपए माइनस किए? 10 रुपए माइनस किए, यानी कि 10 रुपए माइनस करने के बाद भी मुझे जो है 10 रुपए का लाभ हो गया। 10 रुपए माइनस करने के बाद भी जो है 10 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो जो जिस पर मैं खरीद के लाया है ये तो हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस पे मैं खरीद के लाया ये तो हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि CP, और जिस पे मैंने बेचा वो हो गई हमारी सेलिंग प्राइस यानी कि SP। ठीक है, तो अब ये जो लाभ हुआ है मुझे 10 रुपए लाभ जो हुआ है वो किस पे हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस पे। इस पे लाभ नहीं होता है। लाभ किस पर हो? लाभ किससे निकाला जाता है? लाभ और हानि जो है हमेशा CP पे निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, यानी कि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। किस पे निकाली जाती है? ये हमारा क्रय मूल्य है जिस पे मैं वस्तु को खरीद के लाया। तो लाभ जो मुझे 10 रुपये हुआ ये किस पे निकाला जाएगा? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, ये मैंने जब लाभ हानि का चैप्टर पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था। ठीक, तो क्रय मूल्य पे तो लाभ कितना हुआ मुझे? 10 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, जितने में मैंने बेचा यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जो छूट है जो हमें छूट मिली थी, जो हमने छूट दी थी, कितने रुपए की दी थी? 10 रुपए की छूट दी थी। तो ये जो छूट है यही बट्टा कहलाती है। ये बट्टा या छूट। इसका मतलब यह है कि मैंने 40 रुपए के बिस्कुट के डिब्बे को जो है वो 10 रुपए बट्टे पर दिया, 10 रुपए बट्टे पर दिया। ठीक है, तो ये बट्टा जो है हमेशा किस पर दिया जाता है? ये जो हमारा ये तो है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ये बट्टा हमेशा जो है अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और अंकित मूल्य पर बट्टा देने पर भी दुकानदार को क्या होता है? लाभ होता है। ऐसा नहीं उसे नुकसान हो जाता है। वो छपे मूल्य पर भी जो है जब बट्टा देता है, छूट देता है, तो उस इतनी छूट देता है कि उतनी छूट में बेचने के बाद भी उसे कोई ना कोई लाभ होता है। जैसे मुझे लाभ हुआ कि मैंने 10 रुपये कम करने के बाद भी मुझे 10 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब ये छूट प्रतिशत निकाली किस पे जाती है? अगर मैं लाभ निकालूंगा तो लाभ मुझे कितने का हुआ है? लाभ 10 रुपये का हुआ, तो लाभ प्रतिशत जब मैं निकालूंगा तो किस पे निकालूंगा? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, इसी पे तो निकालूंगा। लेकिन इस पे निकालूंगा इस फार्मूले पर, तो लाभ हमारा 10 रुपये हो जाएगा, 100 क्रय मूल्य कितना? 20 रुपये। ठीक, लेकिन जब ये छूट निकालूंगा, छूट प्रतिशत यानी बट्टा प्रतिशत, बट्टे की दर निकालूंगा, बट्टे की
दर निकालूंगा प्रतिशत में, तब ये मैं किस पे निकालूंगा, तब ये अंकित मूल्य पे निकालूंगा। तब ये किस पे निकालूंगा, अंकित मूल्य पे निकालूंगा कि बट्टा यानी कि छूट गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है, तो मैं इस फार्मूले से बट्टे की दर निकालूंगा। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि बट्टे की दर क्या होती है। बट्टे की दर जो है हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है, जबकि लाभ और हानि जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। ठीक, तो अंकित मूल्य क्या है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वस्तु पर जो अंकित किया जाता है ये वस्तु का ओरिजिनल मूल्य नहीं होता है, ये वस्तु का लागत मूल्य नहीं होता है, जबकि क्रय मूल्य जो होता है वस्तु का लागत मूल्य होता है, जबकि और ये जो अंकित मूल्य होता है ये वस्तु का और सही मूल्य नहीं होता है, ये वस्तु के लागत मूल्य से कुछ बढ़ाकर उस पर जो है अंकित किया जाता है, छापा जाता है। ठीक है, तो उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक, देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है यानी कि जो बट्टा दिया जाता है उसका निर्धारण जब हम 100 रुपये पर करते हैं, उसका निर्धारण जब 100 रुपये पर किया जाता है तो वह उस वस्तु के बट्टे की दर कहलाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट या बट्टा यानी कि अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट बट्टा ही तो कहलाती है। तो अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट या बट्टा का निर्धारण 100 रुपये पर किया जाता है तो वह उस वस्तु के बट्टे की दर कहलाती है, बट्टे की दर कहलाती है। ठीक है, इसलिए बट्टे की दर का फार्मूला क्या हो गया, बट्टे की दर बराबर क्या कहलाएगी, बराबर बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, ये बट्टे की दर का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है और उसे 60 रुपये में बेचा जाता है, 60 रुपये में बेचा जाता है तो दिया गया बट्टा कितना होगा, अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसे 60 रुपये में बेचा जा रहा है, तो दिया गया बट्टा कितना होगा, दिया गया बट्टा बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 बराबर 40 रुपये। तो दिया गया बट्टा तो 40 रुपये हो गया, लेकिन अब चूंकि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो इस पर छूट, तो उस बट्टे की दर कितनी हो जाएगी, तो दिया गया बट्टा 40 रुपये होगा और बट्टे की दर कितनी हो जाएगी, बट्टे की दर हो जाएगी बराबर 40%। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये तो हो गई बट्टे की दर। ठीक है, अब यदि किसी वस्तु के मूल्य का जो भुगतान है वो तुरंत ना करके कुछ अवधि के अंतर्गत किया जाता है कि पहले दिन किया जाए, दूसरे दिन किया जाए, या तीसरे दिन किया जाए, या चौथे दिन किया जाए, तो इस तरीके से जब भुगतान किया जाता है तब बट्टे की कुछ शर्तें भी होती हैं, बट्टे की कुछ शर्तें भी लगाई जाती है। तो वो जो शर्तें लगाई जाती हैं वो बट्टे की शर्तें कहलाती है। तो बट्टे की शर्तें किस प्रकार की होती हैं अब ये जान लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब मैं बताता हूँ बट्टे की शर्त के बारे में कि बट्टे की शर्त क्या होती है। यानी कि किसी सवाल में जो है किसी मूल्य पर कोई वस्तु उपलब्ध कराई जाती है और निम्न शर्तों पर उपलब्ध कराई जाती है कि
इन शर्तों पर इस तरीके से भुगतान करना होगा तो इतने प्रतिशत की छूट मिलेगी। ठीक है, वो शर्त किस टाइप की होती है और उसका क्या अर्थ होता है देख लेते हैं। ठीक, देखिए बट्टे की शर्त, बट्टे की शर्त, ठीक है, शर्त इस टाइप की होती है 25, 10/20, 5/30, x/40। ठीक है, तो इस तरीके की जो है शर्त दी होती है बट सवालों में, और ये कहा जाता है कि इस शर्त पर जो है भुगतान करना होगा, और इस शर्त का अर्थ क्या होता है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, इस शर्त का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो कि किसी वस्तु का मूल्य 2500 रुपये है, अंकित मूल्य, वैसे क्रय मूल्य नहीं, लागत मूल्य नहीं, ये क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर जो है छूट दी जाएगी, यानी कि बट्टा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस शर्त का क्या अर्थ होता है कि अगर नगद बट्टा दिया जाए, ये 25% छूट कब मिलेगी, 25% छूट जब मिलेगी जब पूरा भुगतान किया जाएगा। पूरा भुगतान एक बार, पूरा भुगतान पहले दिन ही किया जाएगा, पहले दिन ही, पूरा भुगतान पहले दिन ही किया जाएगा, यानी कि नगद वस्तु ली जाएगी, नगद वस्तु ली जाएगी। ठीक है, पूरा भुगतान पहले दिन ही किया जाएगा, यानी कि नगद वस्तु ली जाएगी। तब हमको कितनी छूट मिलेगी, तब हमको मिलेगी 25% की छूट, यानी कि बट्टा, यानी कि बट्टा दिया जाएगा किस पर, अंकित मूल्य पर बट्टा कितना दिया जाएगा, 25% दिया जाएगा। ठीक है, अगर पूरा भुगतान नहीं किया जाता है तो क्रय वाले दिन से, क्रय यानी कि जिस दिन हम वस्तु को खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो क्रय वाले दिन से, क्रय वाले दिन से, बल्कि क्रय वाले दूसरे दिन से, सॉरी, क्रय वाले दूसरे दिन से, क्रय वाले दूसरे दिन से और 20वें दिन के बीच, ये दिन होते हैं, और ऊपर जो है ये छूट होती है, यानी कि बट्टा होता है। तो ये क्रय वाले दूसरे दिन से 20वें दिन के बीच अगर भुगतान होता है, भुगतान किया जाता है, तब हमें छूट कितनी मिलती है, तब हमें छूट मिलती है 10%। तब हमें छूट कितनी मिलती है, 10%। ठीक है, अब भुगतान के 20वें दिन के बाद अगर 21वें दिन के बीच, 21वें दिन और 30वें दिन के बीच भुगतान किया जाएगा, देखिए क्रय वाले दूसरे दिन से 20वें दिन के बीच, जब भुगतान किया जाएगा तो छूट कितनी मिलेगी, 10%। ठीक है, और जब 21वें दिन से 30वें दिन के बीच भुगतान किया जाएगा तब छूट कितनी मिलेगी, 5%। ठीक है, 5% मिलेगी। और अगर 30वें दिन से 31वें दिन से 40वें दिन के बीच अगर भुगतान किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं दी है, या तो x दे देंगे या n दे देंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि तब कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस शर्त का अर्थ इस तरीके से लगाया जाता है और इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बट्टे की शर्त का क्या अर्थ होता है और ये किस तरीके से जो है कोई वस्तु इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक के बजाय 2 या 2 से अधिक बट्टे दिए जाते हैं, एक के बजाय 2 या 2 से अधिक बट्टे दिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो बट्टा श्रेणी कहलाती है। तो वो दिए गए जो बट्टे होते हैं वो बट्टा श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जैसे बट्टा श्रेणी क्या होती है कि जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक बट्टे के बजाय, एक बट्टे के बजाय 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक
बट्टे दिए जाते हैं तो इन बट्टों को बट्टा श्रेणी कहा जाता है। बट्टा श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ठीक जैसे 5% का बट्टा दिया गया, 5% का बट्टा दिया गया, फिर 10% और 20%, यानी कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5%, 10%, 5%, 10% और 20% का बट्टा दिया जा रहा है, तो ये जो है ये बट्टा श्रेणी हो गई। ठीक है, तो ये उस वस्तु पर दिया गया क्या है, बट्टा श्रेणी हो गई। इसी प्रकार अगर मान लो 10% किसी वस्तु पर बट्टा दिया गया, 10% दिया गया, 20% दिया गया और 30% दिया गया, तो ये जो दिए गए बट्टे की जो श्रेणी होती है वो बट्टा श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद जान लेते हैं समतुल्य बट्टा, यानी कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब जान लेते हैं कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। ठीक, समतुल्य बट्टा, देखिए अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था, इससे पहले बताया था कि बट्टा श्रेणी, यानी बट्टा श्रेणी में क्या है, कैसे बट्टे दिए जाते हैं, जैसे 10%, 20%, 30%। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इस प्रकार की दी गई छूटें जो क्या कहलाती है, बट्टा श्रेणी कहलाती है। कि 10% छूट दी गई, 20%, 30% छूट दी गई, तो ये क्या कहलाती थी, बट्टा श्रेणी कहलाती थी। लेकिन जब इन बट्टा श्रेणी में बट्टा श्रेणी की बजाय इसके बराबर के केवल एक छूट दी जाए, यानी कि एकल छूट दी जाए, तो वो जो होता है वो इस बट्टा श्रेणी के समतुल्य बट्टा कहलाता है। ठीक, तो बट्टा श्रेणी की किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई बट्टा श्रेणी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई बट्टा श्रेणी के समतुल्य ये बराबर के समतुल्य एकल बट्टा दिया जाए, एकल बट्टा दिया जाता है। यानी कि जितनी भी बट्टा श्रेणी में जितने भी बट्टे हैं, जैसे यहाँ पर इस श्रेणी में कितने बट्टे हैं, 3 हैं, 1, 2 और 3, तो इन तीनों बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा यानी केवल एक बट्टा दिया जाता है, तो वो जो होता है वो जो है वो इस श्रेणी का, इस बट्टा श्रेणी के समतुल्य बट्टा कहलाता है। ठीक, समतुल्य एकल बट्टा दिया जाता है तो उस एकल बट्टे को बट्टा श्रेणी का समतुल्य बट्टा कहते हैं। बट्टा श्रेणी का समतुल्य बट्टा कहते हैं, समतुल्य बट्टा कहते हैं। ठीक है, उस बट्टा श्रेणी का क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसका फार्मूला भी लिखा देते हैं। ठीक है, जैसे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दिए गए बट्टे क्रमशः X% Y% तथा Z% है। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दिए गए बट्टे कितने हैं, X%, Y% तथा Z% है। तो ये बट्टा श्रेणी कितनी क्या हो गई, ये बट्टा श्रेणी क्या बन गई हमारी, X%, Y% और Z%। तो इस बट्टा श्रेणी के जो समतुल्य बट्टा निकालेंगे, इस बट्टा श्रेणी के बराबर जो एक बट्टा एकल बट्टा निकालेंगे, वो एकल बट्टा जो है इस बट्टा श्रेणी का समतुल्य बट्टा
कहलाएगा। ठीक, तो इस बट्टा श्रेणी का यानी कि ये जो 3 बट्टे दिए गए हैं, इसका जो एकल बट्टा यानी कि जो निकाला जाएगा, जो समतुल्य बट्टा कहलाएगा, वो क्या होगा? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे? 100 माइनस x बटे 100 गुणा 100 माइनस y बटे 100 गुणा 100 माइनस z बटे 100। ठीक है, इस फार्मूले से समतुल्य बट्टा यानी कि इसकी एकल छूट निकाल लेंगे। ठीक है, अगर 3 दे रखे हैं, जैसे यहाँ 3 ही है, x y z 3 ही है, तो मैंने केवल क्या किया, x y और z ले लिया। अगर यहाँ पर इस तरीके से हो कि x प्रतिशत, y प्रतिशत, z प्रतिशत और आगे डैश कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको लेके क्या करेंगे? समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस, देखिए आगे का तो ऐसे ही रखेंगे, 100 माइनस x बटे 100 गुणा 100 माइनस y बटे 100 गुणा 100 माइनस z बटे 100 गुणा, अब आगे डैश आगे यानी कि और भी बट्टे हैं, तो क्या करेंगे? आगे डैश अलग है, यानी कि जिस तरीके से आगे बट्टे बढ़ते जाएंगे, बट्टों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो उसी तरह से आगे और लिखते जाएंगे। 100 माइनस, मान लो यहाँ पर p हो जाता तो 100 माइनस p, यहाँ पे q हो जाता तो 100 माइनस q, इस तरीके से आगे लिखते चले जाएंगे। तो ये फार्मूला ये एक जगह रुका हुआ नहीं है। अगर 3 बट्टे दिए गए तो यहाँ से स्टार्ट करके 3 ही लिखेंगे, 100 माइनस x, 100 माइनस y, 100 माइनस z। ठीक है, अगर 4 दिए होंगे, यहाँ पर एक p भी दिया हो, मान लो आगे p, तो यहाँ पर गुणा करके 100 माइनस p बटे 100, q दिया हो तो और आगे, यानी कि इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को इस तरीके से याद रखेंगे। अगर 3 दिए तो 3 बट्टे, 4 दिए और आगे इस तरीके से 100 में से घटाकर और बटे 100 करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आगे डैश कर दिया मैंने। डैश का मतलब यही हो गया कि जब बट्टे 1 2 3 उसके आगे और भी दिए जाएंगे, तो ये फार्मूला भी यहाँ तक लिखने के बाद और आगे इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को समतुल्य बट्टा बता दिया, यानी कि बट्टे के बारे में जो खास जानकारी, जो बेसिक जानकारी है, वो मैंने दे दी। ठीक है, अब आते हैं इसके सवालों पर। ठीक है, तो सवालों का मैं आज केवल पहला टाइप कराऊंगा, यानी बट्टे के सवालों का पहला टाइप। ठीक, पहला टाइप क्या होगा? अंकित मूल्य से, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज बट्टे के टाइप नंबर 1 पर। ठीक, तो सवाल का टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या है, किस टाइप के सवाल निकालेंगे? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। ठीक है, क्या निकालना? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ये पहले टाइप का सवाल है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप नंबर 1 यानी कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात किस तरीके से किया जाता है, तो इस टाइप के सवाल पर चलते हैं और इसका पहला सवाल देखते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आप देख लेते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये है, जो 10%, 15% और 20% बट्टे पर उपलब्ध है। यानी कि ये वस्तु जो है वो तीन बट्टे दिए गए हैं, 10%, 15% और 20% का बट्टा दिया है, और इन 3 बट्टों पर ये वस्तु उपलब्ध है। ठीक है, तो इस वस्तु का यानी कि इतने बट्टे देने के बाद बेची जाती है वस्तु, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, कोई कठिनाई नहीं है, एक ही लाइन में इसका आंसर पूरी तरह से आ जाएगा। कैसे? देखिए, विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा विक्रय मूल्य
बराबर अंकित मूल्य डायरेक्ट मैं करा के ही बता देता हूँ। फार्मूला क्या है, मान लो बट्टे अगर 4 दिए होंगे तो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फार्मूला सीधे सीधे क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंकित मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 500, तो यहाँ 500 करेंगे, यानी कि अंकित मूल्य फिर गुणा। बिल्कुल ध्यान से समझते जाएंगे साथ में। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा। अब देखिए पहला बट्टा क्या है 10% का है, तो यहाँ पर पहले बट्टे को घटाएंगे बट्टे 100। जिस तरीके से समतुल्य बट्टा निकालते हैं ठीक इसी तरीके से चलना आगे तक। अगर 3 है तो तीन बट्टों का इसी तरीके से करते चले जाएंगे। 4 बट्टे दिए हैं तो अंकित मूल्य में गुणा करके 4 बट्टे इसी तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक, गुणा। अब देखिए दूसरा बट्टा कितना है 15%, तो फिर 100 माइनस 15 बटे 100। तीसरा कितना है 20%, तो 100 माइनस 20 बटे 100। ठीक है, इसी प्रकार अगर चौथा बट्टा दिया होता तो 100 माइनस चौथा बट्टा बटे 100। पांचवा दिया होता तो 100 माइनस पांचवा बट्टा बटे 100। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हुए चले जाएंगे और इसका जो तरीका है वो यही है। ठीक, तो बराबर अब हो गया हमारा 500 यानी अंकित मूल्य गुणा 100 में से 10 गया 90 बटे 100, 100 में से 15 गया 85 बटे 100 और 100 में से 20 गया 80 बटे 100। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 यानी कि 4 0, 100 ये कट गया, 100 ये कट गया, 5 20 100, ये 5 चला गया, 5 कितना बचा 2 20 2, तो देखिए 5 चौक 20, 5 17 85 ये कट गया, 4 दूनी 8 ये गया, कितना बचा हमारे पास, यहाँ 2 बचा, यहाँ 17 बचा और यहाँ 9 बचा, यानी कि 9 गुणा 17 गुणा 2 यानी कि कितना हो गया 17 दूनी 34 और 34 निम्न 9 चौक 36 की 6, 9 3 27 और 3 30 यानी 306 रुपये हुआ इसका। यानी कि इन 3 बट्टों को देने के बाद वस्तु का जो अंकित मूल्य 500 रुपये था, इन 3 बट्टों को देने के बाद जो है वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना निकल के आया 306 रुपये आया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी अलमारी का अंकित मूल्य कितना है 2000 है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये है। यह अलमारी 15%, 25% तथा 10% बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है। यानी कि यह 15%, 25% तथा 10% यानी कि तीन बट्टा श्रेणी पर ये जो है उपलब्ध है। तो अलमारी का विक्रय मूल्य निकालना है। बिल्कुल पहले की तरह, यानी जैसे पहला सवाल मैंने कराया था ठीक वैसा ही करेंगे। ठीक, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर में, बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, किस पर, तो बट्टा हमेशा जो है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य कितना हमारा 2000 रुपये है, तो ये 2000 रखेंगे यहाँ गुणा, फिर बाद में छूटे हो 100 में से हर छूट को घटाते हुए बटे 100 करते जाएंगे। ठीक, तो पहली छूट कितनी है 15। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, 100 में से 15 गए कितने, 100 में से 15 गए 85 बटे 100 गुणा 100 में से 25 गए 75 बटे 100 और 100 में से 10 गए 90 बटे 100। ठीक है, अब देखिए इसके थोड़ा सा काट लेते हैं, 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 कट गए, 25 चौक 100, 25 तिया 75। ठीक है, 2 दूनी 4 ये कट गया, क्या बचा हमारे पास बचा 85, 3 ऊपर 9 3
9 27, यानी कि 85 गुणा 9 27 बटे 2। अब 85 और 27 की गुणा कर लेंगे, 27 और 85 और 27। देखिए 7 पंजे 35 की 5, 7 8 56 और 3 59 हो गया, 2 पंजे 10 की 0, 2 8 16 और 1 17, 5 का 5, 9 का 9, 7 5 12 की 2, 5 का 5, 9 का 9, 7 5 12 की 2, 1 और 1 2, 2295 आ गया। कितना आ गया? 2295 बटे 2। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 2295 बटे 2। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 5 2 पंजे 10, यानी कि ये हमारा आ गया 1147.50 रुपये। यानी कि इसकी कीमत कितनी थी? 2000। अंकित मूल्य कितना था वस्तु पर, अलमारी पर? 2000 रुपये था। लेकिन 3 बट्टे जब दिए गए, पहला, दूसरा और तीसरा, जब 3 बट्टे पर इसको बेचा गया तो इसका जो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1147.50 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक सवाल और, अंतिम सवाल और तीसरा सवाल और देख लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप नंबर 1 का तीसरा और अंतिम सवाल। ठीक है, बट्टे के टाइप नंबर 1 का तीसरा और अंतिम सवाल। ठीक, क्या है कि एक मशीन का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। अंकित मूल्य कितना दे रखा है मशीन का? 10,000 रुपये दे रखा है। तो 10%, 20% और 30% बट्टे पर इसका विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से निकाल लेंगे जैसे पहले वाले सवाल को और दूसरे वाले सवाल को निकाला था। ठीक है, क्या निकालेंगे? क्या फार्मूला था कि विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर क्या आएगा? विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर क्या आएगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है हमारा? अंकित मूल्य हमारा है 10,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपये गुणा, इसके बाद क्या करेंगे? अब जो बट्टे की दरें जो दे रखी हैं, कितनी दरें दे रखी हैं? 10%, 20% और 30%। इनको 100 में से घटा के और बटे 100 करके गुणा करते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो पहले कितनी है? 10, तो यहाँ 100 में से 10 चला गया तो 90 बटे 100। अब इसको घटाते क्यों है, जोड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि ये छूट है, लेकिन चूंकि अंकित मूल्य पर छूट है इसलिए ये छूट बट्टा कहलाती है। ठीक है, बट्टे का मतलब है तो छूट ही, लेकिन अंकित मूल्य पर जब छूट दी जा रही है तो इसको हम बट्टा कहते हैं और इसलिए इसको हम 100 में से माइनस करते हैं क्योंकि ये एक प्रकार की छूट ही है। ठीक, दूसरी क्या है? 20%, तो यहाँ 100 में से 20 गया 80 बटे 100 और 30% यानी 100 में से 30 गया 70 बटे 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। 4 0 से 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7वां तो 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब कट जाएंगे, नीचे की 0, कुछ नहीं बचेगा तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। अब 9 क्या बचा हमारे पास? 9 गुणा 8 गुणा 70, 9 8 70, कितना हो जाएगा? 9 72 गुणा 70, यानी कि कितना हो जाएगा? 72, 7 दूनी 0 का 0 हो गया, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, यानी कि इतने रुपए, यानी कि 3 बट्टों के बाद जो मशीन बेची गई है उसका कितने में बेची गई थी? वो 5,040 रुपये में बेची गई, जबकि अंकित मूल्य उस पर कितना पड़ा हुआ था? 10,000 पड़ा हुआ था। लेकिन जब 3 बट्टे दिए गए तो उन 3 बट्टों के बाद जो इसका विक्रय मूल्य निकल के आया वो कितना आया? 5,040 रुपये आया और इतने में बेची गई। ठीक, तो प्यारे दोस्तों आज ये वीडियो मैं अब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, बट्टे का आज पहला दिन था और बट्टे के टाइप नंबर 1 के सवाल मैंने कराए थे, जिसमें किस टाइप के सवालों को रखा गया था कि जब अंकित मूल्य दिया हो और बट्टे की दरें दी हो, जब अंकित मूल्य दिया गया हो और बट्टे की दरें दी गई हो तब क्या निकालना? तब विक्रय मूल्य ज्ञात करना। इस टाइप का सवाल मैंने जो है आज की वीडियो में
आप लोगों को बताया है, समझाया है। ठीक है, और जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो बट्टे के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी वो मैंने बताई थी। ठीक है, इन सभी को आप लोग कंटेस्ट कर लेंगे। ठीक, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस समय या नए पहली बार मेरे वीडियो को देखेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आगे लगातार बढ़ता रहेगा और मैथ का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहीं पर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।